हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। तो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में 11 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको पिछली 11 क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल्स पूरा हो चुका है, आज हम पढ़ने वाले पॉलीगन। ठीक, तो पॉलीगन में बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी है। तो जनरल पॉलीगन होता है, ठीक है, जनरल पॉलीगन। उसके बाद होता है रेगुलर पॉलीगन, एंड थर्ड इज साइक्लिक पॉलीगन। ये 3 ही चीज़ें आपके कोर्स में है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है जनरल पॉलीगन, बट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक्चुअली जनरल पॉलीगन के सारे फॉर्मूले रेगुलर पॉलीगन पे तो अप्लाई होंगे ही होंगे, क्योंकि जनरल पॉलीगन तो सबके लिए है। बाकी कभी कभार साइक्लिक पॉलीगन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल पॉलीगन कि पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन कोई भी बाउंडेड फिगर है, सपोज ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल भी पॉलीगन है। ठीक है, ट्राइंगल भी पॉलीगन है। कोई क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, इसमें साइड्स 4 हैं, इसमें साइड्स 3 हैं। कोई पेंटागन है अगर, तो ये भी एक पॉलीगन है, इसमें साइड्स 5 है। ठीक, कोई हेक्सागन है, ये भी एक पॉलीगन है, इसमें साइड 6 है। ठीक, बाकी और भी हो सकते हैं, सेप्टागन, n7 हो तो सेप्टागन, n8 हो तो ऑक्टागन। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो आगे भी हो सकता है, n100 भी हो सकता है। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, n100 भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो वो सब जितने बाउंडेड फिगर्स हैं वो सब पॉलीगन होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक नाम बना दिया, दैट इज पॉलीगन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमें ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जितने भी वर्टेक्स होंगे, जैसे यहाँ पर 3 वर्टेक्स है ट्राइंगल में, तो उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी और उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स भी होंगे। ठीक, जैसे इसमें 4 वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो 4 ही साइड्स होंगी और 4 ही एंगल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एंगल्स और इक्वल होते हैं नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, अच्छा, इतना क्लियर हो गया। उसके अलावा हमें क्या क्या देखना है, देखो, सम ऑफ एंगल्स काफी पूछा जाता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की अगर बात करें, सम ऑफ, ये पहले एक्सटीरियर एंगल्स देखो आप, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या मतलब है? सपोज अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, ये कोई क्वाड्रिलेटर हमारे पास है। ठीक, तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? देखो, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक, एक ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा और एक ये होगा। ठीक, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये है, फिर ये है और ये। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस साइड से लिए थे, यहाँ पर हमने इस साइड से ले लिए। तो अब किसी भी तरफ से लो, अगर आप इन सब का सम करोगे, अगर आप इन सब का सम करोगे, so that will be 360 degree, always 360 degree. Sum of exterior angles of any polygon will be 360 degree. most important है इस चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पर भी सम ऑफ एंगल्स सबको अगर ऐड करेंगे तो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो किसी में भी ले लो आप, पेंटागन, हेक्सागन, किसी में भी लोगे, सभी एक्स्ट्रा एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखो, आप ये लॉजिकली देख सकते हो, मैं कोई प्रूफ नहीं करा रहा, आप लॉजिकली देखो। देखो, ये वाला एंगल ऐसे बन रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल ऐसे बन रहा है। ठीक है,
उसके बाद ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो ऐसे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ऐसे बनता होगा ये वाला एंगल है। फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा, ये और जो ये वाला जो एंगल है वो ये है पूरा। तो ये पूरा जो एंगल बना, ये पूरा एंगल, ये पूरा सर्कल में बना और ये हमेशा 360 डिग्री होता है, पता ही है हमें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, सम ऑफ एक्सटेंडेड एंगल्स हमेशा 360 डिग्री होगा। अब बात करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों हमारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक। तो इनका जो सम होगा वो कितना होता है? वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक। ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो, आप खुद देखो, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटर एंगल्स होता है 360 डिग्री, पेंटागन का आपको याद होना चाहिए ये होता है 540 डिग्री, हेक्सागन का पता होना चाहिए आपको, दिस इज 720 डिग्री, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 1 इंटू 180 है, ये 2 इंटू 180 है, ये 3 इंटू 180 है, ये 4 इंटू 180 है, ठीक। अब यहाँ पर जो n है ट्राइंगल के केस में वो 3 है, यहाँ पर n ट्राइंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल के केस में, क्वाड्रिलेटरल के केस में 4 है, पेंटागन के केस में 5 है, हेक्सागन के केस में 6 है। तो आप देख सकते हो साफ साफ कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2 कम है, यहाँ से भी देख सकते हो ये 2 कम है, यहाँ से भी देख सकते हो आप ये 2 कम है, यहाँ से भी देख सकते हो ये 2 कम है। तो इसलिए फॉर्मूला बना n-2 इंटू 180, ठीक। क्लियर हो गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं और क्या पढ़ना है इसको। देखो अगर मैं कोई भी ड्रॉ करता हूँ, कोई भी मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया, ये मेरा कोई पॉलीगन है, ठीक। और मैं इसमें गिनना चाहता हूँ कि किसी भी एक वर्टेक्स से नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी, किसी भी एक वर्टेक्स से, तो वो ये होंगी। एक वर्टेक्स से डायगोनल देखो कितनी होंगी, ध्यान से देखिए, ये हो जाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, फ्रॉम अ वर्टेक्स कितनी होंगी? देखो यहाँ पर कितनी हुई, 1 2 3 और 4 है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी नहीं बन पाई? इस वर्टेक्स से जो ये वाली लाइन जा रही होगी, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है वो नहीं बन पाई क्योंकि ये तो साइड ही है, ये डायगोनल नहीं बन पा रही, ये साइड ही है। ऐसे ही ये जो है, इस वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करें इस लाइन से तो ये भी नहीं बन पाएगी डायगोनल क्योंकि ये भी साइड है पॉलीगन। ऐसे ही इस वर्टेक्स से मैं इसी वर्टेक्स को ज्वाइन करता तो वो भी नहीं बन पाते क्योंकि एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर को ज्वाइन करें तो लाइन थोड़ी बन पाएगी, है ना, वो तो नहीं बन पाएगी। तो यानी कि ये 3 नहीं बन पाई है, 3 चीजें नहीं हो पाई है, ठीक। तो यानी कि n-3 n वर्टेक्स है तो उसमें से 3 घटा दो तो आपके टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे फ्रॉम अ वर्टेक्स इन अ पॉलीगन, ठीक। क्लियर है बात? आप देख सकते हो यहाँ पर n मेरा 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो 4 आ गया और ये 4 ही मेरी
नंबर ऑफ डायगोनल्स है इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n-3 होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछा जा सकता है? कि आपसे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ही पूछ लिया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन कितनी होंगी, ये पूछ लिया आपसे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक, इन अ पॉलीगन कितना होगा। तो ध्यान से देखें, ये देखो, ये हो गया। ठीक, इसके अलावा और कोई डायगोनल बनेगी, ये बनेगी, ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। ठीक, तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए पॉलीगन में। ठीक है, तो टोटल अगर ध्यान से देखें तो कितनी कितनी बन रही है, हर वर्टेक्स से, हर वर्टेक्स से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 बल्कि 4 है ना। देखो यहाँ से हमने कुछ छोड़ दिए, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये भी तो बनेगी, है ना। ऐसे ही यहाँ से भी 4 बनने चाहिए, ये भी बनेगा, ये वाले। ठीक है, अब ठीक है, तो हर वर्टेक्स से कितनी डायगोनल निकल रही है, 4 डायगोनल निकल रही है। ठीक है, ये क्लियर है, हर वर्टेक्स से 4 डायगोनल निकल रही है। तो हो क्या रहा है, और यहाँ पर n मेरा 7 है, ऐसा है। ठीक, तो कुल मिलाकर इसमें भाई 7 वर्टेक्स है और हर एक से 4 निकल रही है, तो 28 होंगी। ठीक है, 28 हो जाएंगे। अब ये कैसे हुआ, 7 × 4 हमने इजीली कर दिया, 28 आ गया। लेकिन अगर आपको n कुछ भी दिया हो तो कैसे करोगे, n आपको सपोज ऐसे दे दिया कि n 56 है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन कैसे निकालेंगे। तो क्या लॉजिक हो सकता है, देखो लॉजिक अगर ध्यान से समझें, इसका लॉजिक आप ध्यान से देखो कि यहाँ से इस वाले वर्टेक्स से अगर देखें n-3 एक वर्टेक्स से n-3 डायगोनल बन सकती है, ये हमने देख चुके हैं, इससे पहले देखा था हमने। ठीक, एक वर्टेक्स से n-3 डायगोनल बनती है, और ऐसे कितने वर्टेक्स है मेरे पास, ऐसे कितने वर्टेक्स है मेरे पास n वर्टेक्स है, तो n × n-3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, यहां से 4 निकल रही है, यहां से भी 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 4 निकल रही है। बट ये जो मिल रही है आपस में, ये तो एक ही डायगोनल बन रही है ना। ठीक है, तो ये 28 नहीं होंगी, इनको बाय 2 भी करना पड़ेगा, इसको बाय 2 भी करना पड़ेगा।
एक्चुअल में इसमें 14 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, हाफ हो जाएंगे क्योंकि वो दो मिलकर यहाँ पर जैसे ये दोनों मिलकर एक ही डायगोनल बनेंगी। ठीक है, सो n into n - 3/2 टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे पॉलीगन के अंदर। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। तो जनरल पॉलीगन में तो हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही चीजें पढ़नी थी हमें। इसके अलावा जो भी हम देखेंगे वो देखते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का बेसिक सा मतलब यही है कि all sides and all angles are equal। ठीक है, सारे साइड्स और सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, all sides and all angles are equal मतलब अगर n 3 है, n अगर 3 है तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगा वो मेरा रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, n अगर 4 है तो स्क्वायर जो होगा वो मेरा रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, पेंटागन के केस में ये सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, इसमें सारी साइड ये तो इक्वल होंगी ही होंगी, स्क्वायर में इक्वल होती है, इक्वल ट्राइंगल में भी इक्वल होती है। ठीक, ऐसे ही एक होगा रेगुलर हेक्सागन, इस तरह का होगा वो, ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक, और इससे खास बात ये है कि सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे और ट्राइंगल में सारे एंगल्स 60-60 के होंगे। ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होगा तो स्क्वायर होगा और सारे एंगल्स 90-90 के होंगे। अगर वो पेंटागन होगा तो सारे एंगल्स 108 डिग्री के होंगे। अगर वो हेक्सागन होगा तो सारे एंगल्स 120 डिग्री के होंगे। आपको ये याद रखना है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में 4 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन एंड हेक्सागन के कितने कितने एंगल्स होते हैं, 60, 90, 108, 120। ठीक, तो इतना क्लियर होना चाहिए। अब आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा गया कि रेगुलर पॉलीगन है और उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल सेम होंगे तो हर एक इंटीरियर एंगल कितने कितने का वो ये बताओ। तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 × 180 होता है। तो डिवाइड बाय अगर मैं n कर दूंगा तो मुझे एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी को अगर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, इसी को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये 108 पता लग जाएगा कैसे आया। देखो, पेंटागन का केस है तो मैं ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक, तो 5 - 2 = 3, 3 × 180/5, 5 से कट किया तो ये आ गया मेरा 5 × 3 = 36 एंड 36 × 3 = 108। ठीक है, इतना क्लियर है। और मैं पेंटागन का तो पता भी है कि जो सम होता है वो पूरा 540 डिग्री होता है, सारे एंगल्स का सम। तो उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक एंगल मिल जाएगा। तो ये भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 108। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हमें पता है कि 720 डिग्री होता है हेक्सागन और 6 एंगल्स हैं तो सारे एंगल्स 120 के होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको n कुछ भी दे दिया, n आपको दे दिया सपोज 102, ठीक है, ऐसा पॉलीगन है इसमें 102 साइड्स हैं, तो इंटरएंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। इंटीरियर एंगल्स कितने कितने के होंगे ये सब क्लियर हो गया। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कितने का होगा भाई? आपको पता है कि 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, तो आप क्या करोगे? केवल बाय एन कर दोगे, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा इन अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इतना भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि इसमें सारे एंगल्स और सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगन में, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगी। जैसे आप देख सकते हो, ये सपोज आपके पास हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक। सारे एंगल इसमें 120 120 के होंगे, बट आप देख सकते हो कि डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। अगर इसकी साइड को मैं ए ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये मेरी √3a होती है, इसको याद कर लो, ठीक है। कौन सा डायगोनल लिया हमने? ये ऐसे दो वर्टेक्स को ज्वाइन किया जिसके बीच में एक वर्टेक्स छूट गया है, ठीक है। इनको अगर ज्वाइन करें और डायगोनल बनाए तो उसकी लेंथ √3a होगी, क्लियर, ठीक। अच्छा, अगर हम ऐसे डायगोनल बनाए, कि जिसके बीच में दो वर्टेक्स छूट गए हैं, तो उसकी लेंथ 2a होगी, ठीक। ये भी याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, तो ये √3a होगी, क्योंकि इसमें एक ये छूट गया। यहां से यहां तक की लेंथ भी √3a होगी, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ये 2a होगी, क्योंकि इसके बीच, इन दोनों के बीच में ये दो छूट गए हैं, ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, ये 2a और √3a कैसे हो गए, ये भी समझ लेते हैं जल्दी से, बट ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सीधा याद रखना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं याद रखने में। देखो रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये इसका मैं सेंटर ले लेता हूँ। अब मुझे पता है कि 120 डिग्री है और ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन होगा, और ये रेगुलर हेक्सागन है, तो सिमेट्री तो होगी ही होगी। सिमेट्री होगी तो ये सारे एंगल्स कितने के हो जाएंगे? 60-60 के हो जाएंगे। ऐसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये सारे जो ट्राइंगल बनेंगे ये 60-60 के बन रहे होंगे, और सारे ही ट्राइंगल्स इक्विलेटरल बन रहे होंगे। ये क्लियर हो रहा है? इसकी साइड को हमने ए ले लिया है, तो ये सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल होंगे, ये भी सब 60-60 बनेंगे, ठीक है, सब 60-60। तो अगर ये ए है और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ये भी तो ए ही होगा और ये भी ए ही होगा। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ये पूरी लेंथ 2a मिल गई, ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब बचा हमारा √3a क्यों होता है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। पेन चेंज करता हूं मैं। अब ये √3a क्यों होता है ये देखना है हमें। तो आप ये समझो कि मैं अगर इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, और फिर इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक। तो और ये मेरा ए है और ये पूरा 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा मेरा a cos 60 और ये हो जाएगा मेरा a
sin 60, भाई मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे ट्राइंगल है, ये ए है तो ये थीटा है, तो ये ए साइन थीटा होता है, ये ए कॉस थीटा होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अब मैं अगर इस ट्राइंगल में देखता हूँ, इस ट्राइंगल में तो ये मेरी पूरी लेंथ है a प्लस ए कॉस 60, ये मेरी लेंथ है a साइन 60, तो ये कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी ये बतानी है आपको। तो ये लेंथ कितनी होगी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इसमें आप ये कैलकुलेट कर लो पहले, a प्लस ए cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 मेरा होता है 1/2, तो ये आ गया मेरा 3a/2, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ गया √3a/2। ठीक, अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो जो मेरा क्वेश्चन मार्क है वो ये आ जाएगा, 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, सो कितना हो गया, ये हो गया 9a² प्लस 3a² अंडर रूट, तो ये हो गया 12a² अंडर रूट, यानी कि 3a² का अंडर रूट, यानी कि √3a हो जाएगा। सो दिस विल बी √3। ठीक है, तो ये है, तो ये √3a हो गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे एरिया पूछ लिया, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन पूछा है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया, तो आपको पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया √3/4a² होगा, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ है, √3/4a² होता है वो। और ऐसे कितने ट्राइंगल है ये, ऐसे कितने ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल ये है 6 ट्राइंगल, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज √3/4 a² इंटू 6, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में आपको तो नहीं पढ़ना था। अब आगे चलते हैं हम साइक्लिक पॉलीगन। साइक्लिक पॉलीगन क्या होता है, साइक्लिक पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसके अराउंड हम सर्कल बना सके। ठीक है, जिसके अराउंड सर्कल बनाए तो उसके सारे वर्टेक्स से, सारे वर्टिसेस से वो पास हो। अगर एक पॉलीगन ऐसा है सपोज, और हम सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं इससे, तो ऐसा सर्कल ड्रॉ हो गया, बट क्या ये पॉलीगन साइक्लिक है, नहीं है, क्योंकि सारे वर्टेक्स कवर नहीं हुए। ठीक है ना, ये वाला वर्टेक्स टूट गया ना, तो ऐसा ड्रॉ हो जाए सर्कल कि सारे वर्टेक्स कवर हो जाए, तो साइक्लिक पॉलीगन होगा बेसिकली। ठीक, साइक्लिक पॉलीगन डेफिनेशन समझ आ गई, सारे वर्टेक्स कवर हो जाए, सर्कल ड्रॉ हो जाए उसके अराउंड। अब आपको ये समझना है तो कि सारे रेगुलर पॉलीगन, अगर पॉलीगन रेगुलर होगा तो वो साइक्लिक होगा ही होगा, सारे रेगुलर पॉलीगन साइक्लिक होंगे। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, ये साइक्लिक होगा ही होगा, इसके अराउंड सर्कल बनेगा ही बनेगा। ठीक, ऐसे ही रेगुलर अगर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन मतलब समझ रहे हो ना, सारी साइड्स इक्वल हैं अगर, तो उससे एक सर्कल ड्रॉ होगा ही होगा। ऐसे ही अगर एक रेगुलर हेक्सागन है तो सर्कल ड्रॉ होगा ही होगा, मतलब साइक्लिक होंगे ही होंगे। ट्राइंगल की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ट्राइंगल तो कैसा भी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, वो साइक्लिक होता ही होता है, उससे सर्कल पास होगा ही होगा। ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ट्राइंगल्स तो साइक्लिक हमेशा होता है, ट्राइंगल इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या समझ आई कि रेगुलर अगर पॉलीगन है तो साइक्लिक होगा ही होगा। ठीक,
अब बात करते हैं कुछ इर्रेगुलर पॉलीगन की। अगर पॉलीगन इर्रेगुलर है तो भी साइक्लिक हो सकता है, ठीक है, बट कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे कि अगर क्वाड्रिलेटरल के केस में अगर देखें तो वे ही क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होंगे जिनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 बन रहा है, ठीक। अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 बन रहा है तो ये साइक्लिक होगा ही होगा। क्यों ऐसा होता है? देखो, ये सपोज ये कोई सर्कल बनाया हमने और इसमें हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक। तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा ही होगा। ऐसा क्यों? प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये सपोज सेंटर है और हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसके वर्टेक्स को हमने सेंटर, ये सेंटर ओ ले लेते हैं, सेंटर से हम ज्वाइन करते हैं। अब देखो कि ये रेडियस है, ठीक, ये भी रेडियस है, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसको मैंने 1 एंगल ले लिया, इसको भी मैंने 1 एंगल ले लिया। अब ये भी रेडियस है, तो इस ट्राइंगल में ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये 2 ले लिया, ये भी 2 ले लिया। अब ये भी रेडियस है, तो इसमें ये और ये भी इक्वल होंगे, तो ये 3 और 3 ले लिया। इस वाले ट्राइंगल में ये 4 और 4 हो जाएंगे, ठीक। हमें पता है ना कि ट्राइंगल के अंदर ये साइड्स अगर इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होते हैं, तो वो मैंने लगा दिया, ठीक। तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो मैं सारे एंगल्स को अगर ऐड कर दूं इस क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे दो 1 मिलेंगे, 2 2 मिलेंगे, 2 3 एंगल मिलेंगे और 2 4 एंगल मिलेंगे, ऐसा मिलेगा, ठीक है भाई। ये 2 एंगल्स 1 1 है, ये 2 एंगल 2 2 है, 2 एंगल 3 3 है, 2 एंगल 4 4 है, और इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक। अब ये 2 से ही काट दिया तो ये 180 आ गया। तो क्या पता लगा कि 1 2 3 4 का जो सम है वो 180 डिग्री है। और आप देख सकते हो कि 1 + 2 + 3 + 4 ही ऑपोजिट एंगल्स का सम है और वो 180 है। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 3 और 4, इसका और इसका सम भी 180 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 ही होगा, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर हो गई बात अपनी, ठीक। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इतना ही हमें देखना था। हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम देखो आप, प्रॉब्लम फर्स्ट देखो भाई। Each interior angle of a regular polygon is 3 times its exterior angle, then the number of sides of the regular polygon is। तो ये कह रहा है कि जो भी इंटीरियर एंगल है वो 3 टाइम्स है उसके एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है, पॉलीगन में। तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ, ये पूछा है। तो पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल कितने का होता है। इंटीरियर एंगल्स जो होता है वैल्यू वो ये होती है 180 डिग्री इंटू n-2 अपॉन n, ये होती है इंटीरियर एंगल की वैल्यू। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360/n, ये होती है, ठीक। तो ये हमने कट कर दिया, 180 से 360 काट दिया 2 टाइम्स, तो n-2 मेरे को क्या मिल गया 6, ठीक। तो n कितना मिल गया 8, ठीक है भाई। तो 8 आंसर आ गया हमारा। जस्ट फॉर्मूला पुट किया, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2/n और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n, ठीक। तो सॉल्व किया तो n हमारे पास 8 आ गया।
क्लियर होगी बात? अच्छा, और किस तरीके से कर सकते थे ये इसको? और कोई तरीका हो सकता है इसको करने का? और कैसे सोच सकते हैं इसको हम? जैसे अगर ध्यान से अगर देखें कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है भाई, किसी भी कैसा भी कोई फिगर हो, बाउंडेड फिगर, तो उसमें ये तो एक्स्ट्रा एंगल होता है और ये इंटर एंगल होता है तो, और इनका सम 180 ही होता है हमेशा, ठीक? ये तो क्लियर है ना कि इनका सम 180 ही होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये मेरा इंटर एंगल है और ये मेरा एक्स्ट्रा एंगल है, और एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जो है वो 3 टाइम्स है, ये 3 थीटा है और ये थीटा है, ठीक? तो कुल मिलाकर ये 4 थीटा हो गया, और 4 थीटा की वैल्यू मेरे को 180 पता है, 180 होती ही होती है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो थीटा कितना आ जाएगा मेरा? 45 आ जाएगा। तो ये मेरा 45 है, यानी कि ये मेरा एंगल 45 का बन रहा है, ठीक? और मुझे पता है कि 45 को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा 360 बनेगा, क्योंकि सभी एक्स्ट्रा एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है? तो 360/45 कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। तो यहाँ से भी मैं 8 टिक कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। In a regular polygon, the exterior and interior angles are in the ratio 1:4. The number of sides of the polygon is. तो हम क्या देखेंगे भाई, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो रेशो है वो 1:4 है, ठीक? तो 5 थीटा की वैल्यू 180 हो गई, तो थीटा की वैल्यू 36 डिग्री हो गई, तो ये 36 डिग्री है। तो 36 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा, तो यानी कि आंसर मेरा 10 होगा, 10 साइड्स रही होंगी, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हो कि इस वाले मेथड से थोड़ा जल्दी हो सकता है, क्योंकि पता है कि इंटर एंगल और एक्स्ट्रा एंगल का जो सम होता है वो 180 होगा, ठीक है? तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर करा तो वो 180 रख दिया हमने, उनका रेशियो में गिवन था, थीटा निकाल लिया, 36 आ गया, तो एक्स्ट्रा एंगल 36 आ गया। अब एक्स्ट्रा एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री है, तो 36 उसमें से एक एंगल है, तो 36 into 10 will be 360, ठीक? आगे चलते हैं। The difference between the exterior and interior angles at a vertex of a regular polygon is 150 degree. The number of sides of the polygon is. तो ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल है, तो उनके जो डिफरेंस है, एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल, वो हमें 150 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? और पॉलीगन रेगुलर है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी ये पूछा है उसने, ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? अगर आपको फॉर्मूला से याद रहा है तो फॉर्मूला से ही कर लो, 360/n-2 into 180 अपॉन n इक्वल टू 150 डिग्री। हम अप्लाई कर दिया मैंने एक्सटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल का, ठीक है? अब ये 0 0 और 0 तो कट हो जाएंगे, 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से 18 और 3 से 3 5 15, ठीक? तो ये हमारे पास कितना आ गया? तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 6n प्लस 12 इक्वल टू 5n, ठीक है? तो इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है, कैसे भी आप सॉल्व करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई? तो ये आ गया 11n, तो n आ गया 24/11। ऐसा तो नहीं आ सकता ऑब्वियसली, कुछ गलती हुई है शायद।
The difference between the exterior angle and triangles at a vertex of a regular polygon is 150 degree. The number of sides of the polygon is करा तो ठीक ही है, 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, 3 से कट किया, 3 6 18, 2 है 15, ये ठीक है। सो इधर 12 आ गया, इधर 6 इधर 12 हो गया, -6 आ गया इधर। करा तो ठीक ही है, मुझे लगता है इन्होंने गलती से ये उल्टा दे दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इंटीरियर में से अगर एक्सटीरियर मैच करते हैं और फिर रखते हैं 150 डिग्री, तो देखो क्या होगा। इसको आई लिख लेते हैं, इसको ई लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, -180 बाय n -360 बाय n, और तब रखता हूँ 150 डिग्री, तो देखो ये 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 1 3 3 2 6, 3 6 18, तो ये मेरे पास आ गया 6 n -12 and -12 equal to 5n, so this will be n equal to 24 आ गया, तो अब करेक्ट है, ठीक है, n 24 आ गया। तो बेसिकली इसने क्या करा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स एट अ वर्टेक्स में इंटीरियर पहले लेना पड़ेगा, एक्सटीरियर बाद में, क्योंकि इंटीरियर एंगल इसमें बड़ा होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल बड़ा होगा। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि इंटीरियर बड़ा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटीरियर बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है बात। आप देख सकते हो कि इंटीरियर एक्सटीरियर कब बराबर होंगे, अगर आप ध्यान से देखो कि इंटीरियर एक्सटीरियर कब बराबर होंगे, तो वो n इक्वल टू 4 पर होंगे रेगुलर पॉलीगन में। स्क्वायर में देख सकते हो आप, स्क्वायर में ये 90 है, ये भी 90 है, तो रेगुलर पॉलीगन में n इक्वल टू 4 तक, 4 पर तो ये बराबर होंगे, और 4 से नीचे यानी कि 3 ट्राइंगल में इंटीरियर छोटा होगा, एक्सटीरियर बड़ा होगा, बाकी सब में इंटीरियर बड़ा होगा और एक्सटीरियर छोटा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमें यहाँ दिख रहे हैं साफ साफ कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो n 4 से ज़्यादा ही है, तो n ग्रेटर देन 4 में इंटीरियर बड़ा होगा एक्सटीरियर से, ये याद कर लो। n 4 में इंटीरियर और एक्सटीरियर बराबर हो जाते हैं, और n 3 में इंटीरियर छोटा होगा एक्सटीरियर बड़ा होगा, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। और ये बात मैं बोल रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक। इंटीरियर एंगल हमेशा जनरली बड़ा होता है एक्सटीरियर एंगल से, ये याद रखिए बात, ठीक है। आगे चलते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज, तो ये कह रहा है कि जो सारे इंटीरियर एंगल हैं वो 144 डिग्री के हैं, ठीक है। ये वाला मेरा इंटीरियर एंगल है, सपोज ये 144 डिग्री का है, तो क्या है साइड्स ऑफ पॉलीगन कितनी है, मतलब कितनी साइड्स हैं, तो ये एंगल एक्स्ट्रा एंगल कितने का होगा मेरे पास, 180 माइनस 144 का होगा, ठीक। तो 36 हो जाएगा, ये 36 डिग्री का होगा एक्स्ट्रा एंगल, और एक्स्ट्रा एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 10 ही मेरी साइड्स होंगी, ठीक है, क्लियर है बात। भाई एक एक्स्ट्रा एंगल मुझे मिल गया 36 डिग्री का है, तो ऐसे 10 एंगल रहे होंगे ना, 10 36 एंगल्स रहे होंगे, तभी तो इनका सम 360 बनेगा, ठीक। तो 10 एंगल रहे होंगे तो 10 ही साइड्स होंगी, जितने एंगल उतने साइड्स,
ठीक है भाई, आगे चले। तो हमने करना क्या है, इंटर एंगल से एक्स्ट्रा एंगल निकाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा एंगल निकालते ही आपको साइड निकालना बड़ा इजी है। ठीक, करने को तो हम फॉर्मूला लगा के कर सकते थे उसको। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते थे ना। कैसे कर सकते थे, जल्दी से देख ही लो एक बार। कि भाई हमें पता है कि इंटर एंगल इक्वल टू 44 डिग्री दिया है, और फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2/n। इंटर एंगल का ये फॉर्मूला है। ठीक, तो इससे सॉल्व कर सकते थे हम। तो ये कर दिया, 9 8 72, 2 4 8, 2 5 10। ठीक, तो 5n माइनस 10 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। If the sum of the inter angles of a regular polygon is 1080 डिग्री, सभी इंटर एंगल्स का सम रेगुलर पॉलीगन में 1080 डिग्री है, तो हमें पता है कि इतना होता है सभी इंटर एंगल्स का सम। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो n पूछा है आपसे, n कितना होगा। तो ये तो मतलब मजाक हो गया बिल्कुल ही। तो n कितना आ गया यहाँ से, 8 आ गया भाई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कुछ टफ आने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पॉलीगन से। The number of sides in two regular polygon are in the ratio 5:4, and the difference between each interangle of the polygon is 6 डिग्री। ठीक है, दो पॉलीगन है मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो एक में साइड्स, अगर टोटल नंबर ऑफ साइड्स 5n है, दूसरे में 4n नंबर ऑफ साइड्स है, और दोनों में इंटर एंगल्स का डिफरेंस, इनमें जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री का है। देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी कितनी है ये पूछा है। तो इसमें इंटर एंगल्स कितना होगा, ये होगा, ये होगा। इसमें इंटर एंगल कितना होगा, ये होगा। ठीक है, इक्वल टू 6 डिग्री रख दिया, 6 डिग्री। तो जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है भाई, आप क्या कर सकते हैं कि इस 5 से इसको कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36। इस 4 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। सो 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 180। 36 इंटू 2 72, 45 इंटू 4 180, 45 इंटू 2 90, 45 माइनस 2 90, और इधर आ जाएगा मेरे पास 6n। ठीक, तो यहाँ से मेरे को n कितना मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई 180, 180 कितना हो जाता है, ये तो कट ही गया। ठीक है, तो 90 माइनस 72 इज 18, 6n, तो n मेरे पास 3 आ गया, n 3 आ गया। तो n अगर 3 है तो ये 15 है और ये 12 है, 15 एंड 12, ये मेरे पास मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया, बस इतना ही करना था। बेसिकली इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। Each internal angle of regular polygon is 2 times its external angle, the number of sides of the polygon is। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। Ratio of the number of sides of the two regular polygon is 5:6, and the ratio of their each interangle is। तो ये कह रहा है कि एक में अगर 5n साइड्स हैं तो दूसरे में 6n साइड्स हैं, दो पॉलीगन है, और दोनों में इंटर एंगल्स का जो रेशियो है वो 24 और 25 का है। तो पता है कि इंटर एंगल का जो फॉर्मूला है वो ये होगा 80/5 है, और दूसरे का क्या होगा, ये होगा
और वो रेशो हमें 24/25 दी है। ठीक है भाई, तो n से n कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 6 चला जाएगा ऊपर और ये 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है जल्दी से देख सकते हो आप। तो ये 5 आ गया नीचे और ये 6 चला गया ऊपर, और यहाँ पर है मेरा 5n - 2 और यहाँ पर है मेरे पास 6n - 2। ये है 24 और ये है 25। तो 5 से ये गया 5 टाइम्स, 6 से ये गया 4 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ से मुझे n निकालना है, तो n कैसे निकालूंगा मैं? 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 25n - 10 आ जाएगा। ठीक, और 4 से इधर मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया n इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया। n इज माई 2। तो n अगर 2 है तो 5 × 2 10 और 6 × 2 12। सो 10 और 12 मेरी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ठीक,